लास्ट क्लास का टॉपिक था हमारा डिग्री ऑफ प्राइस इलेक्ट्रिसिटी, उसे आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं बेटा पॉइंट नंबर 2, इनकम इलेक्ट्रिसिटी। नोट करो सारे बच्चे। इसे ईआई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं बेटा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं सर ये आप जो बात कर रहे थे लास्ट टाइम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, अभी आपने एक वर्ड यूज कर लिया परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ठीक है, क्या दोनों बातों में कोई डिफरेंस रहेगा? मुझे बताओ बेटा, प्राइस की वजह से जो चेंज आता है उसे क्या बोला जाता है? क्वांटिटी डिमांडेड, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, और वहां उसे क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड यूज कर लेते हैं। लेकिन जब जब अदर फैक्टर की वजह से चेंज आता है तो उसे बोलते हैं डिमांड, चेंज इन डिमांड। क्लियर हो गया? तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं परसेंटेज चेंज इन डिमांड, क्योंकि अदर फैक्टर की बात कर रहे हैं। इनकम एक अदर फैक्टर है। क्या इनकम अदर फैक्टर की कैटेगरी में आता है? क्या आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मालूम है? उनमें बहुत सारे फैक्टर हैं, उनमें एक फैक्टर है प्राइस, बाकी सारे फैक्टर है अदर फैक्टर। तो अदर फैक्टर्स की वजह से जो जो चेंज आएंगे दैट इज नोन एज चेंज इन डिमांड। क्लियर हो गया? आगे हम बात कर रहे हैं ईआई। ईआई की बात कर रहे हैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंजेस इनकम ऑफ कंज्यूमर। यानी कंज्यूमर की इनकम चेंज होने का जब जब डिमांड पर इंपैक्ट पड़ेगा, और कितना इंपैक्ट पड़ेगा, कितना इनकम चेंज होने पे कितना डिमांड चेंज हो जाएगा, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी या इनकम इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी ऑफ इनकम। आगे बढ़ सकते हैं, नोट करो। टेबल इज सेम एज अबव। दोबारा से इसे रटने की जरूरत नहीं है। टेबल जैसे हमने पहले बना रखा है वही वाला टेबल यहां पर क्या कर लेना है? रिपीट कर लेना है। बनाना चाहो बना लेना, नहीं तो एक ही टेबल सफिशिएंट है। चाहे इनकम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताओ, चाहे आप प्राइस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताओ, ईच एंड एवरी टेबल आपको क्या रहेगा? सेम रहेगा। आगे हम बात करते हैं बेटा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड रिप्लेस्ड बाय चेंज इन डिमांड। चेंज क्या आ रहा है इसमें? जहां क्वांटिटी डिमांड था उसे रिप्लेस करके क्या लिख देंगे? चेंज इन। अब इसे क्वांटिटी डिमांडेड ना बोल करके क्या बोलेंगे? चेंज इन डिमांड। प्राइस रिप्लेस्ड बाय इनकम। प्राइस किससे रिप्लेस हो जाएगा? इनकम से। जहां जहां हम प्राइस लिख रहे थे उसकी जगह पर क्या लिखेंगे? इनकम। और एक और रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, ईपी इज रिप्लेस्ड बाय ईआई। ईपी को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? ईआई से। क्या बेटा आप टेबल ड्रॉ कर सकते हो? चलो फटाफट से सारे बच्चे मुझे टेबल ड्रॉ करके बताएं। और आज आप मुझे पढ़ाओगे, मैं पढ़ूंगा। बच्चे कह रहे हैं आज हम आपसे पैसे लेंगे। ठीक है, कंपैरिजन। बेटा सर्कमस्टांसेस मैं नोट कर रहा हूं, आपने बाकी टेबल में सारी फिगर खुद ही फुलफिल करनी है परफेक्टली। इन इलास्टिक दूसरा बेटा पीछे मत देखो, पीछे मत देखो, रिकॉल करो, याद करो। अच्छा, इन इलास्टिक जिसने क्लास अटेंड नहीं करी वो थोड़ा वेट कर ले, जैसे बच्चे मुझे बताएंगे उसके बाद मैं समझा दूंगा अगेन दोबारा से। लेकिन टेबल बना लो, जितना मैं कर रहा हूं उतना कर लीजिए। इन इलास्टिक स्लैश लेस देन यूनिटरी इलास्टिक।
इन इलास्टिक स्लैश लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। आगे बढ़े बेटा, 2 पॉइंट इधर कवर कर लिए, 5 ही पॉइंट कवर करने। अगला रहेगा यूनिटरी इलास्टिक, पॉइंट नंबर 3। बेटा जब जब यूनिटरी इलास्टिक की बात करते हैं तो क्या रिजल्ट रहेगा बताना है आपने। पॉइंट नंबर 4, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, या फिर स्लैश करके किसी को बोलेंगे इलास्टिक। और लास्ट में रहेगा परफेक्टली इलास्टिक। बेटा कंपैरिजन वो फैक्ट आपको रिटन में देने होते हैं, यहां रिप्रेजेंटेशन देना होता है। ई आई इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, लेस देन होगा, और इधर बताना होगा क्या बढ़ेगा क्या कम होगा। प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस और डिमांड का आपने रिलेशन बताना होगा, सॉरी इनकम और डिमांड का रिलेशन बताना होगा। इनकम इलास्टिसिटी हम डिस्कस कर रहे हैं। सभी का नोट हो गया। हाँ जी, चलो बेटा अब आपने मुझे बताना है एक एक करके सारे फैक्ट। परफेक्टली इन इलास्टिक, ई आई इज इक्वल टू क्या होगा, पक्का? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं जीरो रिजल्ट कब आता है, जब मैं आपसे कह रहा हूं मैथमेटिकली समझाओ जीरो का रिजल्ट कब आता है। अगर हम जीरो का डिवाइड अगर किसी फिगर में देंगे तो क्या जीरो का रिजल्ट आएगा, जीरो रिजल्ट आएगा, इन्फिनिटी आएगा। जब किसी जीरो में किसी फिगर से डिवाइड किया जाएगा तो क्या जीरो आएगा। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था जब जब मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा था, तो हमने बात की थी इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बेटा परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, हाँ या ना। अब मैंने बोला कि अगर हमको जीरो रिजल्ट लाना है तो ऊपर साइड में हमारा जीरो होना चाहिए और बॉटम साइड में कोई फिगर होनी चाहिए। क्लियर हो गया? ऊपर साइड में जीरो होगा, बॉटम साइड में कोई फिगर होगी, तो डिवाइड देने पर रिजल्ट जीरो आएगा। लेकिन अगर बॉटम साइड में जीरो कर दी, ऊपर कोई फिगर कर दिया, तो डिवाइड देने पर इन्फिनिटी आंसर आएगा। तो बेटर हमको रिजल्ट क्या लाना है, जीरो, या तो दोनों ही जीरो रहे। क्लियर हो गया?
तब जीरो रिजल्ट आएगा, या फिर ऊपर जीरो रहे बॉटम साइड में कोई फिगर रहे। तो अगर ऊपर जीरो रहेगा इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन डिमांड तो नहीं है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड नहीं है, लेकिन परसेंटेज चेंज इन इनकम हो रहा है। मतलब जब जब इनकम में चेंज आए लेकिन डिमांड में चेंज ना आए तो वो क्या हो गया, परफेक्टली इन इलास्टिक। क्या हो गया, परफेक्टली इन इलास्टिक। हमने बोला ई आई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो, और जीरो कब आएगा ये आपको मैथमेटिकली मालूम है। कल भी मैंने बोला था नर्सरी वाली बात है, जब जीरो में किसी फिगर से डिवाइड करते हैं तो उस दौरान हमारा रिजल्ट क्या आता है, जीरो ही आता है। क्लियर हो गया। और जब रिजल्ट जीरो आएगा तो कहीं ना कहीं हम बोल पाएंगे परफेक्टली इन इलास्टिक है, ई आई इज इक्वल टू जीरो बोलेंगे। और यहां कंपैरिजन में हम क्या लिखने वाले हैं, दैट मीन्स नो चेंज इन डिमांड बट इनकम चेंज। इनकम चेंज हो रहा है, कैसे भी लिख लो आप उसे, बट डिमांड में चेंज नहीं हो रहा है। डिमांड में कुछ भी चेंज नहीं है लेकिन इनकम में चेंज है, तो वो केस क्या बन जाएगा, परफेक्टली इनकम इलास्टिसिटी। बात क्लियर हो गया। परफेक्टली इनकम इलास्टिसिटी कब आएगा, जब इनकम में चेंज आए बट डिमांड में चेंज ना आए। सिंपल सी बात है कि इनकम में चेंज आने पर डिमांड में चेंज नहीं आ रहा तो इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक ही बोलेंगे ना, क्योंकि इनकम के चेंज का कुछ ना कुछ डिमांड में कुछ ना कुछ चेंज तो आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है, दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो परफेक्टली इन इलास्टिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इनकम। इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक है। आगे बढ़े, हमने बोला अगला पॉइंट है बेटा इन इलास्टिक। इन इलास्टिक में क्या होता है, लेस देन 1 होना चाहिए बट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो बेटा ई आई इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर, ई आई इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 बट ई आई इज इक्वल टू लेस देन 1। ठीक बात है। ई आई हमारा 1 से कम रहेगा बट हमारा क्या रहेगा, 0 से ज्यादा रहेगा। क्योंकि अगर 0 हो गया तो वो क्या बन जाएगा, परफेक्टली इन इलास्टिक। तो ई आई इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। क्लियर हो गया। आगे बढ़ सकते हैं। बेटा ऐसा सर्कमस्टांसिस कब आएगा, जरा मैथमेटिकली रिजल्ट बताना कि 1 से कम आंसर कब आएगा। बच्चे कह रहे हैं सर जब ऊपर वाली फिगर न्यूमिनेटर कम हो डिनोमिनेटर ज्यादा हो, यानी डिमांड का चेंज कम हो और इनकम का चेंज ज्यादा हो। और जब इनकम का चेंज ज्यादा होगा, ज्यादा से कम को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा 1 से कम ही आना है, और 1 से कम आएगा तो इन दैट पर्टिकुलर केस क्या बन जाएगा, वो इन इलास्टिक बन जाएगा। तो बेटा क्या करें, चेंज इन डिमांड लेस, चेंज इन डिमांड लेस, चेंज इन इनकम मोर, ऐसे कर लेते हैं। चेंज इन डिमांड इज लेस देन चेंज इन इनकम। जब चेंज इन डिमांड चेंज इन इनकम से कम होता है तो वही केस क्या बन जाता है, इन इलास्टिक बन जाता है। सिंपल सी बात है, चेंज इन डिमांड इज लेस एंड चेंज इन इनकम मोर। क्लियर हो गया। आगे बढ़े बेटा, इन इलास्टिक समझ आया। हमने बोला ज्यादा फिगर को कम वाली फिगर को ज्यादा वाली फिगर से डिवाइड करोगे तो हमेशा 1 से कम रिजल्ट आएगा। जब जब 1 से कम रिजल्ट आएगा तो हम क्या बोलेंगे, इन इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब होता है 1। ई आई इज इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा बेटा 1, और यहां पर क्या होता है 1 रिजल्ट कब आएगा, जब ऊपर वाली फिगर और नीचे वाली फिगर दोनों सेम हो। सेम फिगर को सेम से डिवाइड कर दो, हमेशा ही 1 रिजल्ट आएगा। तो 10% इनकम में चेंज, 10% ही डिमांड में चेंज। 10% को 10% से डिवाइड करोगे तो 1 रिजल्ट आएगा। 20% को 20% से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। तो दैट मीन्स चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन इनकम। क्लियर हो गया बेटा। मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, जब जब यूनिटरी इलास्टिक की हम बात करेंगे मोर देन यूनिटरी इलास्टिक होगा तो 1 से ज्यादा होगा, यानी ई आई इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इन्फिनिटी, बट लेस देन इन्फिनिटी। यानी कि 1 से तो ज्यादा होगा बट इन्फिनिटी नहीं होगा। अगर इन्फिनिटी हुआ तो इन दैट पर्टिकुलर केस क्या हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे 1 से ज्यादा रिजल्ट कब आएगा, 1 से ज्यादा इनकम कब आएगा, जब डिमांड का चेंज ज्यादा हो और इनकम का चेंज कम हो। तो डिमांड का चेंज ज्यादा है तो हम यहां बात करेंगे चेंज इन डिमांड
is more than change in income. जब चेंज इन डिमांड ज्यादा है और चेंज इन इनकम कम है, इन दैट पर्टिकुलर चेंज इन इनकम से डिवाइड करेंगे किसको, चेंज इन डिमांड को, तो रिजल्टिंग फिगर 1 से ज्यादा आएगी, और जब जब 1 से ज्यादा आएगी तो मोर देन यूनिटरी इलास्टिक. बट परफेक्टली इलास्टिक कब होगा, जब ये रिजल्ट आए इन्फिनिटी. और एक इन्फिनिटी रिजल्ट कब आता है, जब किसी फिगर को 0 से डिवाइड करें. तो अनंत तक, नॉट डिफाइंड टाइम तक हमारा डिवाइड चला जाता है. इन दैट पर्टिकुलर केस हम बोलेंगे कि नीचे बॉटम साइड में डिवाइड करने के लिए क्या आता है, इनकम. और इनकम का चेंज हमारा 0 है, इनकम का चेंज हमारा 0 है, उसके बावजूद भी डिमांड हमारी चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे ये तो परफेक्टली इलास्टिक है, ये तो परफेक्टली इलास्टिक है. तो हम बात करेंगे चेंज इन डिमांड बट नो चेंज इन इनकम. बताओ बेटा, कोई समस्या यहां तक? आगे बढ़ सकते हैं. हमने इस टेबल को यहां पर नोट किया, हालांकि आप सबने मेरी मदद करी, तो मुझे लगता है अब ये टेबल तो रिटेन हो ही गया होगा. जब जब हम बात करते हैं रिजल्ट को लेकर के, तो रिजल्ट हमारा बेटा जब 1 आए, रिजल्ट हमारा बेटा जब 1 आए तो यूनिटरी, 1 से ज्यादा आए तो मोर देन यूनिटरी, 1 से कम आए तो लेस देन यूनिटरी, 1 से कम आए तो लेस देन यूनिटरी. इसके साथ साथ ही अगर हमारा रिजल्ट अनलिमिटेड आ जाता है तो परफेक्टली इलास्टिक, और रिजल्ट हमारा 0 आता है तो परफेक्टली इनइलास्टिक. क्लियर हो गया बेटा? आगे बढ़े. चलो, फोकस सिर्फ इधर ही रखा करो, सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं. ठीक है, देखो मेन थिंग इज दैट कि कई बार आने वाले को भी बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है. ठीक है, ऐसे फील कराया करो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है, कौन आया कौन गया. क्लियर हो गया? पड़ोस में भी कोई आगे बैठ जाए तो बस उसकी तरफ मत देखो, इधर ही देखो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट मुद्दे पे चलते हैं बेटा, क्रॉस इलास्टिसिटी. यहां क्या करने वाले हैं बेटा, क्रॉस इलास्टिसिटी में कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन हम ईसी से करेंगे, लेकिन यहां रिलेशनशिप किसकी बात करेंगे, दैट मीन्स यहां बात करेंगे एक गुड्स का जो दूसरे गुड्स से जो रिलेशनशिप होता है. हम यहां पर बात करेंगे प्राइस ऑफ द गुड्स, और साथ ही साथ किसी दूसरे गुड्स से जो हमारी रिलेशनशिप होती है, उस रिलेशनशिप का क्या हमारा इंपैक्ट पड़ता है. हमने बोला था दूसरे गुड्स के प्राइस की वजह से भी एक गुड्स की डिमांड में चेंज आता है, लेकिन उसके प्राइस में कितना चेंज आए उसका इंपैक्ट देखना है कि कितने प्राइस की चेंज की वजह से कितना डिमांड में चेंज आ जाता है. हमने ये तो बोला था कि दूसरे गुड्स के प्राइस की वजह से पहले गुड्स की डिमांड में चेंज आ जाता है, यानी कि रिलेटेड गुड्स के प्राइस की वजह से मेन गुड्स की डिमांड में चेंज आता है. ये तो हमको मालूम है, पहले हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. बट कितना चेंज आता है वो सारा कैलकुलेट कहां किया जाएगा, क्रॉस इलास्टिसिटी में. तो यहां पर जो फॉर्मूला बनाने वाले हैं बेटा, क्रॉस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू, नोट करो, क्रॉस इलास्टिसिटी नोट करने वाले, ईसी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड. लिखूं या क्वांटिटी डिमांड लिखूं? डिमांड क्यों लिखूं बेटा? क्योंकि ये अदर फैक्टर्स की कैटेगरी में आ रहा है. परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज या गुड्स लिख सकता हूं. क्लियर हो गया बेटा? आगे हम बात करेंगे नोट. टेबल सेम एज एबव. Income is replaced by price of other commodities.
ई आई इज रिप्लेस्ड बाय ईसी, और ई आई को रिप्लेस किससे कर देंगे बेटा? ईसी से कर देंगे। कोई दिक्कत रहेगी? होमवर्क में इसका एक टेबल बना लेना है। टेबल होमवर्क में आप सारे बच्चे ड्राफ्ट कर लेना, इसका डिजाइन कर लेना। आगे बढ़े, यहां तक नोट हो गया सभी का? टेबल सेम एज एबव, इनकम इज रिप्लेस्ड बाय द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज और ई आई इज रिप्लेस्ड बाय ईसी। आगे बढ़े बेटा, कंसेप्ट ऑल टुगेदर सेम ही रहेगा, वही आपने मैथमेटिकल इक्वेशन बना के रखनी है। 1 को 1 से डिवाइड करोगे, सेम फिगर को सेम फिगर से डिवाइड करोगे, 1 रिजल्ट। ज्यादा वाली फिगर को कम से डिवाइड करोगे, लेस देन 1 या मोर देन 1? मैंने क्या बोला? ज्यादा वाली फिगर को कम से डिवाइड करोगे, लेस देन 1 या मोर देन 1? इसका मतलब ये साबित होता है कि बहुत सारी बातें मेरी ऐसी होती है जिन्हें आप नहीं सुनते। बात समझ रहे हो ना? तो ज्यादा वाली फिगर को, अच्छा चलो नोट हो गया सभी का। तो ज्यादा वाली फिगर को कम से डिवाइड करोगे तो मोर देन 1, कम को ज्यादा से करोगे तो लेस देन 1 हो जाएगा। और जीरो को फिगर से डिवाइड करोगे तो, और अगर किसी पर्टिकुलर फिगर को 0 से डिवाइड करोगे, किसी फिगर को 0 से डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी, और 0 को फिगर से डिवाइड करोगे तो 0। क्लियर हो गया बेटा? माइंड को अलर्ट रखना है, बहुत शार्प रखना है। आप ऐसे प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं जो 50 लोगों की भीड़ में से, 100 लोगों की भीड़ में से ये इमीडिएटली पता लगा दोगे कि कौन इस ऑर्गेनाइजेशन में गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। जब बेटा डिटेक्टिव का काम बड़ा आसान होता है, आपका काम बड़ा खतरनाक होता है। पूछो क्यों? क्योंकि आपका इन्वॉल्वमेंट होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के साथ में, और पैसा एक इंसानी लाइफ की सबसे बुरी बीमारी होती है। ठीक है, उसके लिए इंसान कितना दिमाग लगा सकता है आपको नहीं पता। तो जिस संस्था में आप जा रहे हो, जिस संस्था में कुछ चेक कर रहे हो, जिस संस्था में आपने रिपोर्टिंग करनी है, आपके ऊपर कानून की तलवार लटकी हुई है। आप ये मत समझना कि हमको पावर मिला हुआ है, पेन मिला हुआ है, हमको साइनिंग अथॉरिटी मिली हुई है, इसका मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं। आपके ऊपर भी तलवार है कि अगर आपने गलत साइन किए तो फिर हैवी पेनल्टीज, इवन तो कई बार तो डिफॉल्ट का 5-5 गुना, 10-10 गुना तक पेनल्टी होता है। लेट सपोज 50,000 करोड़ का फ्रॉड हो गया, आपका 10 गुना लगा देना, कितना हो गया? 500 करोड़। कौन देगा? आप ही दोगे। बात समझ रहे हो? नॉर्मल डिफॉल्ट के 10-10 लाख, 5-5 लाख की पेनल्टी आपके ऊपर डिफाइन है। ऐसा नहीं आप पैसे लोगे तो इसके लिए उम्मीद कहीं ना कहीं हमसे की जाती है कि हमको इतना नॉलेज हो कि हम इजीली डायरेक्टली देखते ही पता लगा पाए कहीं पर एक प्रॉब्लम चल रहा है, उस प्रॉब्लम का इफेक्ट जान पाए कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि जिसके यहाँ आप जाओगे वो अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को कहीं ना कहीं सुप्रेस करने का प्रयास करेगा, दबाने का प्रयास करेगा, जो डिफॉल्ट होंगे उन्हें छुपाने का प्रयास करेगा। वो ऐसे थोड़ी ना बता देगा, क्योंकि उन्हें सोच समझ करके बड़ी चालाकी के साथ किया जाता है। कैसे पता करोगे? तो अलर्टनेस आपके अंदर आनी चाहिए। उस अलर्टनेस की प्रैक्टिस अभी से करोगे तभी आएगी, लास्ट में नहीं आएगी। नहीं फिर लास्ट में क्या होता है कि ऐसे काम मिलते ही नहीं है। नॉर्मल काम, रूटीन, जो क्लरिकल नेचर के मिल जाते हैं, जो बीकॉम वाले पर्सन कर रहे होते हैं वही आप काम कर रहे हो, तो फिर फायदा क्या हुआ बताओ? अगर किसी को लगेगा कि आप कुछ कर पाने की कैपेबिलिटी में हो तभी तो आपको ज्यादा बड़ी फीस देगा। ठीक है, अभी ज्यादा मेहनत कर लोगे तो इट में भी पॉसिबल हो सकता है 15 मिनट कहीं विजिट करने के आपको लाखों में पेमेंट मिले। और अगर अभी कम मेहनत करोगे तो सारे दिन उधर ही पड़े रहोगे, उसके बदले में कितना मिलेगा? 1000 रुपए। ठीक है तो वही बात है कि हमको कितना अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे। हमने यहां बात किया बेटा टेबल सेम एज एबव, हमने बोला आगे इनकम को रिप्लेस कर देंगे किससे? प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज से, और ईआई को रिप्लेस कर दिया जाएगा ईसी से। आगे बढ़े, नेक्स्ट मुद्दे पे चलें बेटा। अगले मुद्दे पे चलता हूं, पॉइंट नंबर 12 आ रहे, 11 आएगा? 11 ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हमने 10 पॉइंट डिस्कस कर लिए। पॉइंट नंबर 11 में मैं आपसे बात करने वाला हूं बेटा सप्लाई के बारे में। सप्लाई अल्टीमेटली क्या होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा सप्लाई एनालिसिस। और सप्लाई एनालिसिस में सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे मीनिंग ऑफ सप्लाई। डिमांड का मीनिंग मालूम था बेटा आपको? अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे सप्लाई का मीनिंग। सप्लाई अल्टीमेटली क्या होगा।
सप्लाई कैसे होगा, किसे बोलेंगे सप्लाई? डिमांड के बारे में तो हम सबको जानकारी है, लेकिन सप्लाई के बारे में हम बात करेंगे। बेटा सप्लाई किसका होगा? गुड्स और सर्विसेज का। यस या नो? मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप कपड़े खरीदने जाते हो अपने लिए, तो क्या वहां डिमांड क्रिएट हो गई? बच्चे ने कहा घर से पॉकेट में पैसे लेके चले, साथ ही साथ इच्छा है हमारी बढ़िया बढ़िया ड्रेस परचेज करने की, तो कहीं ना कहीं बिलिंगनेस है, एक पर्टिकुलर टाइम पर जा रहे हैं, टाइम पीरियड है, उस दौरान शॉप पर अलग अलग प्राइजेस चल रहे हैं, वहां पर कोटेशन उन्होंने लगा रखा है, तो वेरियस प्राइजेस भी अवेलेबल हैं, कमोडिटीज भी अवेलेबल हैं, हम जा रहे हैं, हम कंज्यूमर भी हैं क्योंकि हम उन्हें पहनेंगे, तो ये सारे फैक्टर अवेलेबल थे। हमने बोला डिमांड था, क्या सप्लाई है? इसका पता कैसे चलेगा? जैसे एक कंज्यूमर होता है डिमांड के केस में, तो सप्लाई के केस में एक सप्लायर होना चाहिए। सप्लाई के केस में एक सप्लायर होना चाहिए। आपने बेटा मंगल बाजार, बुद्ध बाजार, सोम बाजार, शुक्र बाजार ऐसे नाम सुने होंगे। क्या वो हर दिन हर टाइम 24 घंटे लगे रहते हैं? एक पर्टिकुलर टाइम पर मक्खी मच्छर की तरह बहुत सारे पर्सन लेके आते हैं अपना सामान, और 15 मिनट के अंदर दुकानें छा जाती हैं, और जब जाना स्टार्ट होते तो सारे अचानक से गायब हो जाते हैं। आधे घंटे लेट पहुंचो तो आपको कोई नहीं मिलेगा उधर। दैट मीन्स एक टाइम पर उधर सप्लायर आ रहे हैं, उसके अलावा वहां सप्लायर कोई देखने को भी नहीं मिलेगा। अगर वो सप्लायर है तो वहां सप्लाई हो सकता है, अदरवाइज वहां सप्लाई नहीं होगा। तो हमने बात की जैसे एक डिमांड के लिए कंज्यूमर का होना जरूरी है, वैसे सप्लाई के लिए एक गुड्स को सप्लाई करने वाला सप्लायर भी होना चाहिए। क्या सप्लायर के पास भी गुड्स और सर्विस होना चाहिए? आप किसी दुकान में, उसी बाजार की बात कर लेते हैं, वहां पर बड़े सारे पर्सन खड़े हुए हैं कि जो मर्जी जो सामान खरीदना है वो खरीदो। आपको कहाँ है भाई साहब आपका सामान? कि खरीद लो पहले, उसके बाद दिखाएंगे सामान। तो क्या वहां पर आगे ट्रांजैक्शन हो सकता है? आपको अजीब पागल इंसान है, सामान है नहीं, कैसे खरीद लें? तो दैट मीन्स वहां गुड्स और सर्विस होना चाहिए। गुड्स और सर्विस वो सप्लायर देने के लिए एग्री हो। जरूरी नहीं है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज को सेल ही करे, गुड्स को सेल ही करे। सेल होना ना होना बात की बात है, लेकिन पहले गुड्स होना तो चाहिए। जब गुड्स होगा तभी हम कह पाएंगे सप्लाई है, अदरवाइज सप्लाई नहीं है। लेट्स सपोज मैं मेट्रो स्टेशन में सर्विस देता हूं ना बेटा आपके, मैं मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़ा हूं, आपसे बोल रहा हूं CS फाउंडेशन से फाइनल तक सारे सिलेबस यही अवेलेबल। बच्चे आए जी करवा दो CS, कैसे करवाओगे? मैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फीस जमा कराओ, ठीक है। अब बच्चा सोच रहा है कि कहां पढ़ेंगे हम, क्लास है कहीं, अभी पैसे यहाँ जमा करा भी दिए, ये लेके कहीं निकल गई तो क्या होगा, ठीक है। कहां सप्लाई, कहां सर्विस दिया जाएगा? आपका कोई लोकेशन है, कुछ आइडिया है? तो जब तक एक सर्विस देने के लिए एक पर्सन नहीं होगा और एक लोकेशन नहीं होगा तो वहां सर्विस नहीं दिया जा सकता। जब तक गुड्स नहीं होगा तब तक गुड्स सेल नहीं किया जा सकता। तो गुड्स और सर्विस का होना जरूरी है, सप्लायर होना जरूरी है, गुड्स और सर्विस होना भी जरूरी है। क्या प्राइस का भी होना जरूरी है? एक सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक एक प्राइस कोट नहीं किया जाएगा तब तक शायद आगे आप प्रोसीड नहीं कर सकते हो, और मुश्किल है सेल हो पाना। तो एक प्राइस भी अवेलेबल होना चाहिए, सप्लायर होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, प्राइस भी अवेलेबल होना चाहिए। क्या वहां बायर और सेलर होने चाहिए? यानी सप्लायर हो गया आपका, सेलर परचेज करने वाला बायर हो गया। क्या दोनों के बीच में इंटरेक्शन भी होना चाहिए? इंटरेक्शंस की बात करते हैं तो अगर कई बार इंटरेक्शंस ना हो तो वहां सप्लाई के बजाय झगड़ा भी हो सकता है। आप किसी की दुकान के सामने जाके खड़े हो गए, ठीक है, उसकी तरफ घूर के देखे जा रहे हैं, वो कह रहा भाई साहब मेरी दुकान की तरफ क्यों देख रहे हो, क्या कोई चोरी करने का इरादा है? तो वहां झगड़ा भी हो सकता है। दैट मीन्स वहां जाओ, आप प्रॉपर बताओ कि हमको कुछ गुड्स परचेज करना है, दैट मीन्स उसका और आपका इंटरेक्शन होना चाहिए, तभी तो गुड्स दिखाएगा। और ऐसे ही चुपचाप रहोगे, देखते रहोगे तो वो समझेगा कुछ गड़बड़ है, या तो इंसान पागल है या इसका चोरी करने का इरादा है। तो कहीं ना कहीं इंटरेक्शंस होना चाहिए, एक पर्टिकुलर प्लेस अवेलेबल होना चाहिए, गुड्स अवेलेबल होना चाहिए। दैट मीन्स तब ये सारे कुछ फैक्टर्स अवेलेबल रहेंगे, देन आफ्टर जाकर के हमारी सप्लाई की कैटेगरी में हम आ सकते हैं, उसे हम बोल सकते हैं सप्लाई है। जैसे हमने बोला था डिमांड के केस में बच्चों बिलिंगनेस होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए गुड्स को परचेज करने की, तो सप्लाई के केस में भी बिलिंगनेस अवेलेबल होना चाहिए। हमने ये भी बोला था कि कहीं ना कहीं जब डिमांड के केस में जब हमारी पेइंग कैपेसिटी होनी चाहिए, तो सप्लाई के केस में सप्लाई की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। कई बार सप्लाई की कैपेबिलिटी आपके पास नहीं है तो वहां पर हम सप्लाई नहीं बोल सकते। मैंने आपसे बोला बेटा मैं आपको CS पढ़ा रहा हूं, तो आपने सुना अच्छा कमाई चल रहा है, हम भी एक लगे हाथों कोचिंग खोल ही देते हैं, ठीक है। आपने भी बोला कि हम भी CS पढ़ा रहे हैं, बात समझे।
बेटा लेकिन क्या आप सप्लाई दे सकते हैं? यानी कि आप सारे कंपोनेंट लेके तो आ सकते हो, आपकी बिलिंगनेस भी है, आपने एक प्राइस भी रख दिया है, आपने एक लोकेशन भी फिक्स कर दिया है, आप सप्लायर भी बन चुके हो, लेकिन आपके पास अभी कैपेबिलिटी नहीं है, आपके पास वो नॉलेज, वो इंटेलेक्चुअल नहीं है जो आप बच्चों को डिलीवर कर सको, उन्हें समझ सको, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सको। तो दैट मीन्स आप उस सर्विस को रेंडर कर पाने की कैपेबिलिटी नहीं रखते हो, तो हम कह सकते हैं ये सप्लाई नहीं बोला जाएगा। आपने कहा कि राफेल जो आप फाइटर जेट परचेज कर रहे हो, मत जाओ उधर फ्रांस के पास, मैं सप्लाई कर दूंगा, मैं अभी घर जाते ही कागज के बड़े सारे राफेल बनाऊंगा और उड़ा उड़ा के गवर्नमेंट को दिखा भी दूंगा, देखो कितना बढ़िया फाइटर जेट। हम होता है ना कई बार जब टाइम पास करना होता है तो फाइटर जेट बना के उड़ाना चालू कर देते हैं। तो वही फाइटर जेट आपने गवर्नमेंट को बोला मैं सप्लाई करूंगा, टेंशन मत लो। क्या कैपेबिलिटी है, आप फाइटर जेट बना पाओगे? दैट मीन्स ऐसे फाइटर जेट के लिए आपके पास कोई आ भी जाए तो आप उसे सप्लाई नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स यहां पर भी कैपेबिलिटी होना चाहिए, यहां पर भी विलिंगनेस होना चाहिए सप्लाई करने का। कई बार आपने स्टॉक क्या कर रखा है, बना के तैयार रखा हुआ है, लेकिन सेल करना नहीं चाहते। यस या नो? शाम को कई बार कोई मान के चलो फ्रूट्स वाला अपने घर वापस जा रहा है तो एक आध केजी फ्रूट्स अपने घर के लिए भी ले जाता है वो। अब वही 1 केजी बचे हुए, आप पहुंच गए कि भाई साहब जरा 1 केजी फ्रूट्स देना, उसने बोला अब नहीं मिलेंगे, अब तो खत्म हो गए। इसका मतलब उसके पास थे लेकिन अब उसकी बिलिंगनेस नहीं है। हमने उन सारे कंपोनेंट्स को देखना होता है, क्या सप्लाई करने का बिलिंगनेस है। कई बार क्या होता है, हम कैपेबल होते हैं लेकिन बिलिंगनेस नहीं होती है। लेट सपोज मैंने एक टारगेट डिसाइड किया है कि 8 से 10 साल बच्चों को पढ़ाना है, उसके बाद रिलैक्स करना है, फिर नहीं पढ़ाना। 8 से 10 साल में उतना सर्विसेज देना है, उतना इंटेलेक्चुअल क्रिएट कर देना है मार्केट में कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे ही दुनिया भर के बच्चों को बेस्ट एजुकेट कर पाए और उसके बाद इंडस्ट्री से बाहर जाना है। तो भले ही 8 से 10 साल बाद की अगर मैं बात करूं तो वहां मेरी कैपेबिलिटी खत्म थोड़ी हो जाएगी, वहां तो मैं फिर भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन लेट सपोज उधर बिलिंगनेस नहीं है, अब इच्छा नहीं है कि अब आगे काम नहीं करना, अब बहुत काम कर लिया, 12-12 14-14 घंटे डेली काम किया है, लेकिन अब 10 साल बाद काम नहीं करेंगे। 10 साल बाद कुछ और ऐसा काम देखा जाएगा, एक सेटअप बना देंगे, बहुत सारे टीचर्स आते रहेंगे, बहुत सारे टीचर्स जाते रहेंगे, लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी चलती रहेगी। हमने यहां बात किया बेटा कि जब हम बिलिंगनेस की बात करते हैं तो बिलिंगनेस अवेलेबल होना चाहिए सप्लायर का, दूसरा कैपेसिटी होनी चाहिए, प्राइस अवेलेबल होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए, इंटरेक्शंस होना चाहिए, ये सारे फैक्टर्स अवेलेबल हैं तो हम कह पाएंगे सप्लाई है, अदरवाइज सप्लाई नहीं है। तो क्या एक बार उन सारे फैक्टर्स को नोट कर लें प्रॉपर? चलो मीनिंग की बात कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा यह अमाउंट का मतलब रुपए पैसे से नहीं है, यहां पर क्वांटम से है। नेक्स्ट, दैट द सप्लायर स्लैश प्रोड्यूसर स्लैश सर्विस प्रोवाइडर आर बिलिंग and able to offer amount of goods and services that the supplier, producer या service provider are willing and able to offer to market at various price ड्यूरिंग अ पीरियड। हमने बोला बच्चों होना क्या चाहिए मीनिंग ऑफ सप्लाई में, अमाउंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट द सप्लायर्स प्रोड्यूसर्स सर्विस प्रोवाइडर आर बिलिंग एंड एबल टू ऑफर टू द मार्केट एट वेरियस प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड। तो यहां इन्हीं कंपोनेंट्स को जब अपने एग्जांपल्स के साथ हम अगर कनेक्ट करें तो देख पा रहे हो, जब तक गुड्स और सर्विसेज नहीं होगा तब तक वहां पर कोई बेटर सप्लाई हम नहीं बोल सकते, हम उसे सप्लाई नहीं बोल सकते। मैंने बोला था कि पर्टिकुलर मार्केट में गुड्स ही नहीं था तो आप कहोगे सप्लाई है, तो पहले गुड्स या सर्विस होना चाहिए। सर्विस की भी सप्लाई हो सकती है और गुड्स की भी सप्लाई हो सकती है। आगे बात करेंगे, दैट द सप्लायर्स
या प्रोड्यूसर्स या सर्विस प्रोवाइडर्स। सप्लायर्स की अगर हम बात करते हैं, या तो वो प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं, ट्रेडर्स हो सकते हैं, उन्हें जनरली सप्लायर के नाम से भी बोल दिया जाता है। यानी कि सप्लाई करने वाला पर्सन उधर अवेलेबल होना चाहिए, और दूसरा उसकी चाहत, उसकी इच्छा भी होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो गुड्स उसके पास अवेलेबल हो लेकिन उसे सेल करने का इच्छा ही नहीं है, बिलिंगनेस नहीं है उसकी, और साथ ही साथ हमने बोला एबिलिटी भी उसके पास होनी चाहिए। कई बार किसी किसी सप्लायर के पास एबिलिटी नहीं होती, बिलिंगनेस तो बहुत होती है लेकिन एबिलिटी नहीं होती टू द मार्केट। और कहीं ना कहीं ये जो सप्लाई किया जाएगा मार्केट में किया जाएगा, वहां हम कोई ऐसा डिफाइन नहीं करेंगे इस पर्टिकुलर पर्सन को सेल करना है, इस पर्टिकुलर पर्सन को सेल नहीं करना है, क्योंकि मार्केट का मीनिंग है जो भी बायर आएगा उस बायर को हम सेल करने के लिए एग्री है। वहां कुछ हमारा ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं कर रखा कि 7 फीट का पर्सन आएगा उसी को सेल करेंगे, अदरवाइज किसी छोटे वाले कम फीट हाइट वाले को हम सेल नहीं करेंगे। तो ये हम मार्केट को सेल थोड़ी ना कर रहे हैं, हमने बोला जो आएगा उसे सेल करेंगे। तो हम अल्टीमेटली कहेंगे वहां पर ईच एंड एवरी पर्सन के लिए वो सप्लाई अवेलेबल है एट वेरियस प्राइजेस, और वहां प्राइस ऑलरेडी फिक्स होना चाहिए उस कमोडिटी को किस प्राइस पर आप सेल करना चाहते हो। दूसरा, ड्यूरिंग अ पीरियड, यानी कि किस टाइम पीरियड पर क्या प्राइस आपने रखा हुआ है। कई बार टाइम के अकॉर्डिंगली भी प्राइस मैटर करते हैं, टाइम के अकॉर्डिंगली भी प्राइस आपके चेंज हो जाते हैं। तो ये फैक्टर अगर अवेलेबल होंगे तो सप्लाई होगा, अदरवाइज सप्लाई नहीं होगा। तो बेटा डिमांड और सप्लाई की डेफिनेशन अगर कंपेयर करें तो चेंज क्या हुआ, उधर प्रोड्यूसर था, यहाँ क्या आ गया सप्लायर। वहां भी गुड्स एंड सर्विसेज थे, इधर भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं। वहां पर भी बिलिंगनेस थी, यहां पर भी बिलिंगनेस है। यहां पर एबिलिटी है, उधर भी एबिलिटी होनी चाहिए थी, लेकिन वहां भी मार्केट था, यहां भी मार्केट है, वहां भी प्राइस था, यहां भी प्राइस है, वहां भी टाइम पीरियड था, यहां भी टाइम पीरियड है। बट अंतर कितना है, वहां था बेटा बिलिंगनेस टू परचेज और यहां बिलिंगनेस टू सप्लाई, बिलिंगनेस टू सप्लाई, और वहां था एबिलिटी टू परचेज। ठीक है, या एबिलिटी टू ऑफर होना चाहिए। दैट मीन्स हम ऑफर करने में एबल हों। तो यही बेसिक से डिफरेंस है, बाकी सारे कंपोनेंट तो हमारे सेम ही है। एक डिमांड होगा, दूसरी साइड से सप्लाई भी होगा, दोनों आपस में इंटरेक्ट होंगे, और इंटरेक्ट होने पर दोनों कब एक दूसरे को कट करेंगे, जिस प्राइस पर वो कट करेंगे वही प्राइस आपस में एक इक्विलिब्रियम प्राइस बन जाएगा। आगे जाकर के मैं इस मुद्दे की बात करूंगा, बहुत डिटेल में इसे एनालाइज करेंगे, बट अभी पहले सप्लाई रिलेटेड फैक्ट को कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सप्लाई कब की बात कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई की बात कर लेते हैं, और देन आफ्टर जाकर के हम लास्ट में डिमांड और सप्लाई का आपस में फ्यूजन करेंगे। तो पहला पॉइंट था बेटा मीनिंग ऑफ सप्लाई। यहां तक कोई दिक्कत रहा, जिसे पॉइंट नंबर 11 नाम दिया हमने, इसमें लिखो बेटा पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। सप्लाई रेफर्स what firm offer for sale but not necessary what they succeed what they succeed in selling। सप्लाई रेफर्स की अगर हम बात करेंगे तो what firms offer for sale, यानी कभी भी सप्लाई का मीनिंग सेल मत समझ लेना कि सप्लाई कर दिया इसका मतलब सेल हो गया। सप्लाई का मतलब क्या ऑफर कर रहे हैं, बट जरूरी नहीं है जो ऑफर किया वो सेल ही हो जाए। सप्लाई का क्वांटम क्या रहेगा, सप्लाई रेफर्स व्हाट फर्म्स ऑफर फॉर सेल बट नॉट नेसेसरी व्हाट दे सक्सीड इन सेलिंग। यानी कितना सेल कर पाते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन कितना सप्लाई करना चाहते हैं वो अलग बात है। कितना गुड्स लेकर के आप बैठे हो, आप बेटा जब सारे बच्चे जाएंगे नीचे, आप बुक सेलर्स की शॉप पर देखना बड़े सारे बुक्स रहते हैं, सारा शॉप भरा हुआ रहता है। क्या वो एक दिन में इमीडिएटली सेल हो जाता है? क्या ये जो स्टॉक लेके बैठे हुए इन्होंने डिसाइड कर रखा है हम इतना ही सेल करेंगे, इतना बचा के रखेंगे? ये सारे स्टॉक को सेल करना चाहते हैं ईच एंड एवरी डे। सुबह सुबह जब ये धूप बत्ती लगाते हैं, पूजा करते हैं, तो यही कहते हैं भगवान से आज सारा सामान खाली हो जाए, आज सारा सामान सेल हो जाए, हम दूसरा सामान लेके आ जाए। दैट मीन्स सारी दुकान को सेल करना चाहते हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वो सारा सेल हो जाता हो।
तो इसका मतलब सप्लाई की बात करेंगे तो क्या ऑफर कर रहे हो, कितना सेल करना चाहते हो, लेकिन कितना सेल होता है वो एक अलग बात है। तो सेल और सप्लाई दोनों क्या रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे, वो दोनों को हम एक कैटेगरी में नहीं रख सकते। सप्लाई जितना आप सेल करना चाहते हो, ये सारा शॉप लेके जो बैठे हुए हैं वो सारा सप्लाई है, सारा सप्लाई की कैटेगरी में तो लेके आएंगे, बट वो सारा सेल तो नहीं कर सकते ना। तो जितना सेल कर पा रहे हैं दैट इज नोन एज एक्चुअल सेल। तो सप्लाई का बिलिंगनेस कितना है, कितनी कैपेबिलिटी है, कितना गुड्स आपने बना रखा है, वो सब कुछ सप्लाई है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ सकते हैं। लेट सपोज इसी बुक सेलर की शॉप पर एक स्पेशल टाइप की ड्राइंग का नोटबुक था, स्पेशल टाइप छोटे बच्चों के लिए। तो जो ओनर था उसने कहा कि मुझे घर पर अपने बच्चे के लिए लेके जाना है ये नोटबुक, तो पहले ही बोल दिया इसे उठा करके साइड में रख दो, इसे किसी को सेल मत करना। सारी दुकान में जो सामान भरा हुआ है वो सारा सप्लाई है, बट वो नोटबुक सप्लाई नहीं है, क्योंकि उस पर्टिकुलर आइटम को सेल करना नहीं चाहता। उसने बोला इसे साइड में निकाल के रख दो, शाम को मैं इसे लेके जाऊंगा। तो जितना सेल करना चाहते हो, जो सामान रखा हुआ है, दैट ऑल आर कवर्ड इन सप्लाई। जिसे सेल नहीं करना चाहते वो सप्लाई की कैटेगरी में नहीं आएगा, और जो सेल कर दिया वो आपका क्या बन जाएगा, सेल बन जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सप्लाई is a flow. Supply is a flow, that is quantity supplied may be per day, per week, per day, per week slash per month, per year, etc. सप्लाई क्या रहेगा बेटा, फ्लो रहेगा। ऐसा नहीं है कि सप्लाई बंद हो जाता है, एक बार गुड सप्लाई कर दिया तो वो कॉन्टिन्यूटी में बना ही रहता है। आज का सप्लाई कितना है, कंप्लीट वीक में हम कितना सप्लाई कर रहे हैं, पर ईयर हम कितना सप्लाई करेंगे, पर ईयर हम कितना मटेरियल बना लेंगे। तो ये सारा का सारा जो सप्लाई के फ्लो की हम बात करें कॉन्टिन्यूस चलता रहता है। ऐसा नहीं कि आज ये बुक सेलर सेल कर रहा है, कल ये गायब रहेगा, कल ये सेल नहीं करेगा। वो कल भी सेल करेगा, परसों भी सेल करेगा, एक कंप्लीट वीक सेल करेगा, मंथ भी सेल करेगा, ईयरली भी सेल करेगा। जो प्रोड्यूसर गुड्स बना रहा है वो गुड्स बनाता ही रहेगा, वो नए नए गुड्स लाता ही रहेगा, वो प्रोडक्शन करता ही रहेगा। आपने गोलगप्पे वाले देखे होंगे, सुबह ठेल लेके आते हैं, शाम को खत्म कर जाते हैं, फिर अगले दिन फिर लेके आ जाते हैं सामान बना करके। तो उनका फ्लो चलता ही रहता है सप्लाई का। तो पर डे से सप्लाई किया, लेट सपोज उन्होंने 5000 गोलगप्पे, एज्यूम कर लेते हैं, कई बार किसी का ज्यादा भी हो सकता है, किसी के 100-500 भी हो सकते हैं। तो बेटा अगर उन्हें पर वीक कैलकुलेट कर ले तो कितना हो जाएगा, 5000 मल्टीपल बाय 7 इज इक्वल टू 35,000 गोलगप्पे पर वीक। अगर उसी में लगा देंगे, पर मंथ लगा देंगे, तो अकॉर्डिंगली फिर और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन एक पर्टिकुलर मंथ 4 वीक होते, 4 से गुणा और कर देंगे। देन आफ्टर फिर 12 से मल्टीप्लाई करके पर ईयर कैलकुलेट कर लेंगे। तो सप्लाई जो है हमारा एक फ्लो है, पर डे का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पर मंथ का भी कर सकते हैं, पर वीक का भी कर सकते हैं, और पर ईयर भी हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे बढ़े। अगर हम कोई सेकंड हैंड गुड्स लेगा, हमारा तो गुड्स है, हम सेकंड हैंड में बेच रहे हैं, हम भी सप्लायर हो सकते हैं। बेटा हमने क्या बोला, सप्लाई की डेफिनेशन को उठा लो, बस किसी भी केस में पुट कर दो। अब मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपने कहा सर सेकंड हैंड गुड्स है मेरे पास, ठीक है, सेकंड हैंड गुड्स है, क्या आप इस गुड्स में डील करते हो, क्या आप इस गुड्स में डील करते हो, क्या आप सप्लायर हो? सप्लायर हो तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूस सप्लाई करते रहते हो। अगर आपका काम ही सेकंड हैंड गुड्स परचेज करने का है, इकट्ठे करने का है, और उसे सप्लाई करते रहते हो, दूसरों को सेल करते रहते हो। अब घर में कोई बेकार सा एक आइटम पड़ा था, उठा करके दे दिया, तो वी आर नॉट द सप्लायर। क्योंकि लॉजिक देखो, डेफिनेशन क्या कह रही है आपसे, अगर आपने एक बेकार आइटम उठा के दे दिया तो अगले दिन उसी आइटम को दूसरा पर्सन मांगने आएगा तो क्या बोलोगे? बात समझ में आ रही है ना? लेकिन अगर आपने शॉप ही ओपन कर रखा है कि इस मोहल्ले का, कॉलोनी का, सिटी का सारा पुराना सामान हमारे पास आना चाहिए, उसे हम बाइफरकेट करेंगे, फिर सस्ते प्राइजेस पर सेल करते रहेंगे, तो आपका कॉन्टिन्यूस फ्लो हो गया। ठीक बात है, आप उसे सप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे। क्लियर? तो हर एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को रटना नहीं है,
थोड़ा सा सिचुएशन में चेंज आ जाए वहीं आपका आंसर चेंज हो जाता है। आप उसे डेफिनेशन फिट करो। डेफिनेशन पढ़ाई क्यों जाता है कि अल्टीमेटली आप हर एक सर्कमस्टांसेस का आंसर दे पाए, प्रैक्टिकली उसे विजुलाइज कर पाए। आगे बढ़े बेटा, मैंने बोला था ये सारे कंपोनेंट होंगे तो सप्लाई है, एक भी कंपोनेंट मिस हुआ तो वो सप्लाई नहीं है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलो। जैसे घर में आप टेलीविजन लेके आए अपने लिए यूज करने के लिए, अब उसे सेल थोड़ी ना करोगे, सप्लाई अगले दिन बोर्ड थोड़ी ना लगवाओगे, टेलीविजन यहां मिलते हैं, ठीक है, ऐसे बोलोगे क्या? नहीं। लेकिन अगर आपका शॉप है, परचेज करते हो, पुराने भी परचेज करते हो, तो ऐसा लिखवा सकते हो कि पुराने टेलीविजन इधर मिलते हैं। तो ये सारा आप कर सकते हो, लेकिन आपको कॉन्टिन्यूस वो वर्क होना चाहिए। आगे बढ़े बेटा। तो कबाड़े में जब भी किसी को सामान देते हैं तो बोर्ड लगवा के नहीं देते, उसे बुला लेते हैं कि भाई साहब जरा इधर आना, ठीक है। तो हमने स्पेसिफिक पर्सन को बुलाया, यस या नो? और कई बार तो उसे भाई साहब भी नहीं बोलते, ओए तो करके काम चला लेते हैं, हेलो इधर आना रिक्शे वाले, ठीक है। तो बेटा एक स्पेशल पर्सन को बुलाया। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। राह चलते हुए हर एक आदमी को आपने ऑफर नहीं दिया, एक पर्सन को सेलेक्ट किया, देखा और उसे बुलाया, ये वाला सामान लेके चले जाओ। इसका मतलब ये सप्लाई हर एक पर्सन के लिए नहीं है, एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए, सेलेक्टेड पर्सन के लिए सप्लाई नहीं है। मार्केट को सप्लाई होना चाहिए, जो आए वो परचेज करके ले जाए। आगे बढ़े। और कोई डाउट बेटा किसी का पीछे? नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम बात करेंगे। कहीं ना कहीं आपने बेटा एक टर्म सुना होगा स्टॉक, एक टर्म सुना होगा स्टॉक, और दूसरा मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूं सप्लाई। मैंने जितना आपको बताया समझाया, इस बेसिस पर आप आंसर दे सकते हो। क्या डिफरेंस होता है स्टॉक और सप्लाई में? ओके, और भी बताओ। जैसे नीचे बुक सेलर की दुकान का एग्जांपल मैं ले लेता हूं, तो उसका जो सामान भरा पड़ा है सारा वो स्टॉक है या सप्लाई है? तो फिर सप्लाई क्या है? तो सेल हो गया। हाँ, तो वो 10 किताबें सामने रखता है तो वो सप्लाई हो गया। ओके, जितना बच्चे का कहना है सर, चलो देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप सबके पास इतना इंटेलेक्चुअल है कि सब मिलकर के अगर जनरल आंसर करें, एक आंतरिक भावना से अपना आंसर करें, तो मोस्टली सारे बच्चे मिलके सही आंसर दे ही देते हैं। बहुत सारे आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहे हैं कि गोदाम में जो रखा है, वेयर हाउस में रखा है वो स्टॉक, दुकान में आ गया वो सप्लाई, सारा आइटम स्टॉक हो गया, उसमें से कुछ काउंटर पर रख लिया वो सप्लाई। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत सारे आंसर्स आप देना चाहते हो। अब स्टॉक और सप्लाई में बेसिक डिफरेंस है क्या, उस फीलिंग्स को समझने का प्रयास करो। बेटा जितना सामान आपके पास है वो सारा स्टॉक है, और मोस्टली आप यही सब बताने का प्रयास करो, जो हमारे पास है वो स्टॉक है, लेकिन जो हमारे पास है उसमें से हमारी इच्छा कितने को सेल करने की है वो सप्लाई हो गया। अब उस सामान को आप शॉप में रख लो, उस सामान को आप वेयर हाउस में रख लो, उस सामान को आप काउंटर पे रख लो, उसमें से कितना सेल करना चाहते हो, दैट इज नोन एज सप्लाई। बेटा मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपका एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वहां से जनरेट होते हैं। लेट सपोज थाउजेंड्स ऑफ बैग आपके यहां पर वीट का प्रोडक्शन होता है, या पर्टिकुलर किसी भी ग्रेन का प्रोडक्शन होता है, 1000 बैग, लेकिन उसमें से अभी आप सेल करने वाले हो मात्र 500 बैग, 500 बैग उनमें से सेल करने वाले हो। तो बेटा आपका स्टॉक कितना है 1000 बैग का, इच्छा कितना है सेल करने की, बिलिंगनेस कितनी है 500 बैग। यानी अगर बिलिंगनेस नहीं है तो सप्लाई की कैटेगरी में नहीं आएगा। मैंने बोला एक भी एलिमेंट मिस हुआ तो वो सप्लाई की कैटेगरी में नहीं आ सकता। बेचना कितना चाहते हो 500, एबिलिटी कितने की है 1000 बैग की, लेकिन उनमें से सेल कितना करना चाह रहे हो 500, तो बिलिंगनेस 500 की, तो 500 की बिलिंगनेस रहेगी तो 500 ही सप्लाई बन पाएगा, क्योंकि अगर बिलिंगनेस मिस हुआ तो फिर वो सप्लाई में नहीं आएगा। तो शॉप में जितना सामान रखा होता है उस सबको सेल करना चाहते हैं हम, हमारी चाहत होती है कि हम सारा ही सेल कर दे, तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो सारा सप्लाई है। लेकिन इन्होंने बोला कि बाकी कोई आइटम सेल नहीं होगा, बुक हो चुका है, तो फिर दैट पर्टिकुलर आइटम हमारा सप्लाई की कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे मान के चलो आप अपने बर्थडे में कहीं बढ़िया से रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो, तो कई बार कुछ लोग ऑनलाइन टेबल बुक करा लेते हैं। ऑनलाइन टेबल का फायदा ये हो जाता है कि आपने वहां वेट नहीं करना पड़ता, नहीं तो देखना पड़ता है ये सारे हटेंगे यहां से, उसके बाद हमारा नंबर आएगा,
कई बार आपने मैकडीज में, मैकडोनल्ड में और इसमें पिज्जा हट वगैरह में देखा होगा सिस्टम, वहां हम वेट करते रहते हैं, हमारा पिज्जा भी ठंडा हो जाता है जब तक तो टेबल ही खाली नहीं हो रहा। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं वो खाने का नाम ही नहीं ले रहे होते, हमें लगता है कि पता नहीं किस लिए आए ये लोग यहाँ पर। तो मेन थिंग इज दैट मैंने आपसे क्या बोला, मुद्दे पर वापस आता हूं। किसी ने टेबल बुक कर रखा है, जैसे एक पर्टिकुलर मैकडी की 10 टेबल ऑलरेडी बुक है और उस पर लिखा हुआ है ऑलरेडी बुक्ड, ऑलरेडी रिजर्व्ड, कुछ भी मेंशन हो सकता है। हमने उन टेबल्स को तो अब हायर नहीं कर सकते, उन टेबल्स पे तो हम नहीं बैठ सकते, बाकी जो रेस्ट अवेलेबल है वही सप्लाई का पार्ट बने रहेंगे। जब वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो टेबल बुक हो चुके हैं अब वो सप्लाई की कैटेगरी में नहीं है, वो किसी स्पेशल पर्सन के लिए पहले ही सेल हो चुके हैं। तो सिंपल सी बात है, बिलिंगनेस खत्म हो जाए या एबिलिटी खत्म हो जाए, कोई भी एक कैटेगरी आपकी खत्म हो जाए, आप दैट पर्टिकुलर आइटम को सप्लाई की कैटेगरी में नहीं ला सकते। तो स्टॉक की एक खास बात होती है, स्टॉक में बिलिंगनेस अवेलेबल नहीं होता। दैट मीन्स जो बिलिंगनेस अवेलेबल नहीं रहेगा जिस पर्टिकुलर आइटम में, वो स्टॉक की कैटेगरी में आ जाएगा। और ऐसा आइटम जो अभी सेल नहीं हुआ लेकिन उसे हम सेल करना चाहते हैं, बिलिंगनेस भी अवेलेबल है, दैट पर्टिकुलर आइटम भी स्टॉक की कैटेगरी में आएगा, बट वो आइटम सप्लाई की कैटेगरी में भी आएगा। तो सप्लाई एक ऐसा कंपोनेंट होता है, सप्लाई इज दैट पार्ट ऑफ स्टॉक जहां पर हमारे सप्लायर की बिलिंगनेस अवेलेबल होती है। हमारा सप्लायर चाहता है कि इतने आइटम को मैं सेल कर सकता हूं। तो स्टॉक इज अ ब्रॉडर टर्म, सप्लाई इज अ नैरो टर्म एज कंपेयर टू स्टॉक। क्लियर? तो सप्लाई स्टॉक का पार्ट होती है और स्टॉक इंक्लूड सप्लाई। क्या ऐसी बातें आप कर सकते हैं? चलो जी फटाफट से नोट कर लें। तो पॉइंट नंबर 12 हम यहां बात करने वाले डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। बेटा बातें नहीं, फटाफट नोट करो। डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। स्टॉक की बात कर लेते हैं, सप्लाई की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, टोटल क्वांटिटी that available in the market at a certain price and at a certain time. नेक्स्ट पॉइंट नंबर फर्स्ट, सप्लाई की बात करेंगे। दैट पार्ट ऑफ स्टॉक which a seller is ready to sell at a certain price during a certain time। बेटा यहां सेलर इज रेडी टू सेल है और यहां पर क्वांटिटी अवेलेबल है, बस ये अंतर है। यहां पर सेलर रेडी टू सेल है और यहां पहले केस में क्वांटिटी क्या रहेगी? अवेलेबल रहेगी। जो क्वांटिटी अवेलेबल रहेगी वो आपका क्या बन जाएगा? स्टॉक बन जाएगा। एबिलिटी आपके अंदर आ गई, लेकिन उसमें से कितना सेल करना चाहते हो, दैट इज नोन एज सप्लाई। पॉइंट नंबर 2, स्टॉक इंक्लूड सप्लाई। स्टॉक क्या इंक्लूड करता है बच्चों? इधर पॉइंट नंबर 2, सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ, सप्लाई स्टॉक का ही एक पार्ट होती है। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल पॉइंट नंबर 3,
प्रोड्यूस 500 यूनिट, ऑफर फॉर सेल 200 यूनिट। तो इसमें स्टॉक कितना रहेगा बेटा? 500 यूनिट। बना तो कितना लिया? 500 यूनिट ना। क्लियर हो गया? लेकिन ऑफर फॉर सेल कितना? 200 यूनिट। तो सप्लाई कितनी रहेगी? 200 यूनिट। जितना ऑफर फॉर सेल कर रहे हैं वही हमारा क्या बन जाएगा? सप्लाई। और टोटल जितना बना लिया वो हमारा क्या बन जाएगा? स्टॉक। तो जितना कैपेबिलिटी है वो स्टॉक की कैटेगरी में आएगा, लेकिन जितना हम उस पर्टिकुलर आइटम को सेल करना चाहते हैं, जितना उस पर्टिकुलर आइटम को सेल करना चाहते हैं, दैट इज नोन एज सप्लाई। क्लियर हो गया? क्या बेटा सप्लाई और सेल दोनों एक ही बात होती है? क्या सप्लाई और सेल दोनों एक ही बात होती है? कोई आपसे बोलेगा जो सप्लाई है वही सेल हो जाता है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन हम हमेशा नहीं कहेंगे कि सप्लाई ही सेल के इक्विवेलेंट होगा। दूसरा हमने बोला स्टॉक और सप्लाई एक ही बात होती है क्या? सर हो भी सकती है। अगर जितना स्टॉक है सारे स्टॉक को आपको सेल करने की चाहत हो तो सप्लाई इज इक्वल टू स्टॉक हो भी सकता है, और कई बार अगर स्टॉक में से कुछ पार्ट आप सेव करके रखना चाहते हो तो सप्लाई अलग रहेगा और स्टॉक अलग रहेगा। यहां तक बताओ किसी पॉइंट में कोई डाउट किसी बच्चे को? बेटा रेस्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास से करेंगे। हाँ बोलो बेटा। बेटा मेरी बात सुनो, बच्चे का डाउट है, रीजनेबल है। यहां पर आप कहना चाह रहे हो कि टोटल क्वांटिटी की जब हम बात करते हैं दैट अवेलेबल इन द मार्केट एट अ सर्टेन प्राइस एट अ सर्टेन टाइम, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सप्लाई स्टॉक का ही एक पार्ट है। बट यहां अंतर सिर्फ इतना है बिलिंगनेस का। कभी भी जब स्टॉक की भी कैलकुलेशन करते ना, या ना भी लिखोगे इसको चलेगा, प्राइस को ना भी लिखोगे चलेगा, क्योंकि प्राइस यहां रेलेवेंसी नहीं रखता। लेकिन कोई कितना भी स्टॉक क्यों ना हो, लेकिन वो आपको मालूम तो होता है कितने का स्टॉक है मेरा। जैसे बेटा टाइम पीरियड, जहां जहां हम टाइम लिखते हैं तो वहां टाइम पीरियड ही मेंशन करते हैं। देखो मेरी बात सुनो, स्टॉक की जब हम बात करते हैं तो स्टॉक भी एक सर्टेन टाइम पर अवेलेबल होगा, सप्लाई भी एक सर्टेन टाइम पर आपके पास अवेलेबल होगी। स्टॉक का भी प्राइस लेवल होगा, सप्लाई का भी प्राइस लेवल होगा। डिफरेंस सिर्फ इतना आ जाता है कि जो स्टॉक है उसे सेल करने की बिलिंगनेस जिस दिन क्रिएट हो जाती है वो सारे फीचर हो जाते हैं उसमें। ऐसा नहीं कोई भी स्टॉक होगा, हर वीक आपके पास कितना स्टॉक आ रहा है, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, हर एक वीक आपके पास कितना स्टॉक बढ़ता चला जा रहा है, आप उसका भी फ्लो बना सकते हो। लेकिन जरूरत पड़ती नहीं है उसकी, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके पास स्टॉक आप कितना भी रख के रखो, मार्केट को उस बात से क्या फर्क पड़ता है, तो उसे हम स्टडी नहीं करते। बात समझ रहे हो ना? क्योंकि सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक, तो सप्लाई के अंदर वो सारे फीचर आ जाएंगे जो स्टॉक के फीचर्स हैं। लेकिन कुछ एडिशनल फीचर भी आएंगे कि उसके अंदर बिलिंगनेस भी होना चाहिए सेल करने का। क्लियर हो रहा है? तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हर एक कंपोनेंट के लिए एक टाइम पीरियड भी चाहिए होता है, किसी भी कंपोनेंट के लिए प्राइस भी कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी होती है। तो ये मुद्दा हमारा यहाँ मेन डिफरेंस का पॉइंट नहीं है, इसके बेसिस पर हम डिफरेंस नहीं कर सकते। डिफरेंस करेंगे तो सिर्फ बिलिंगनेस के पॉइंट पर करेंगे। क्लियर हो गया? कई बार कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो बहुत जनरल से होते हैं, ईच एंड एवरी जगह अवेलेबल होता है, लेकिन उनके बेसिस पर हम डिफरेंस नहीं कर पाते। नोट हो गया सभी का?